हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस इज़ किशोर बंसल और ये है हमारा आपका थर्ड चैप्टर। देखिए, पहले दो चैप्टर्स में हमने सबसे पहले चैप्टर में थ्योरी पढ़ी थी, जिसमें कि स्टोन एज की थ्योरी पढ़ी थी, जिसे हम प्री हिस्ट्री भी बोलते हैं। और अब सेकंड चैप्टर में हमने उसके सब क्वेश्चन आंसर्स करे थे, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, वो हमने करे थे, जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि किन बारीकियों पे ध्यान देना है। अब ये हमारा थर्ड चैप्टर है, जिसमें हम बात करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन मतलब इंडस से हम क्या समझे, इंडस सिंधु नदी को इंडस नदी भी कहा जाता है। और जो वो एरिया बैठता है वो वैली, एक वैली हो गई ना, वो एक होता है माउंटेन, एक होती है वैली, ठीक है ना। तो सिंधु नदी का जो इलाका था, वहाँ पर जो लोग रहते थे उसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना गया, कि ये जो लोग पूरा का पूरा एक सिविलाइजेशन थी, एक टाइम पर जो लोग वहाँ पर रहे थे, वो पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताता हूँ, एक बड़े मज़े की बात बताता हूँ, कि जो इंडिया का नाम इंडिया पड़ा ना, और जो हिंदू कहा जाता है, हिंदू लोगों को वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिंधु नदी से हिंदू बना। और इंडस वे जो ये इंडस नदी थी, इससे ही इंडिया का नाम पड़ा। और जब हिंदू लोग, इन सिंधु के किनारे रहने वाले लोग हिंदू कहलाए, तो इंडिया का नाम हिंदुस्तान भी कहते हैं। ऐसे ही इंडस नदी के आसपास रहने वाले इलाके को इंडिया कहेंगे, और जो लोग यहाँ पर रहते हैं उन्हें इंडियंस कहेंगे, ठीक है ना। तो ये सब नाम जुड़े हुए हैं आपस में। तो अभी हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन, तो आप ये पढ़ लीजिएगा क्या क्या है। देखिए, इंट्रोडक्शन इसमें ये है कि ये तीन पूरे वर्ल्ड के लेवल पर अगर हम देखें तो ये कब से कब तक थी, इसका जो टाइम पीरियड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, ये था 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट करा जाता है इस चीज़ को, ठीक है ना। टाइम पीरियड अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया है, कोई एग्जैक्ट टाइम पीरियड नहीं है, लेकिन मोटा मोटा ऐसा माना जाता है कि 2500 बीसी मतलब 4500 साल पहले से लेकर और 3750 साल पहले तक, आज से अगर हम देखें तो इतने टाइम में ये फ्लोरिश करी थी ये सिविलाइजेशन। और ये जो दुनिया के लेवल पर अगर हम बात करें तो तीन सिविलाइजेशंस थी, एक मेसोपोटामियन थी, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, और एक और थी जिसका आपको नाम बताना है कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तीन अर्ली सिविलाइजेशंस में से एक ये थी, और इसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो नाम रखा था वो रखा था जॉन मार्शल ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस सिविलाइजेशन को जो सबसे पहला जो इलाका ढूंढा गया इसका, वो था हड़प्पा। हड़प्पा एक साइट है जहाँ पर हमें इसके एविडेंस मिले हैं खुदाई के टाइम, और इसी वजह से इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका जोग्राफिकल एक्सटेंट जो है, ये बिल्कुल रट लेना आ जाता है। ये जोग्राफिकल एक्सटेंट जो है इसका सुत्का गेंदोर जो है, सुत्का गेंदोर, ये है वेस्ट में सुत्का गेंदोर से स्टार्ट होता है, जो कि बलूचिस्तान में एक जगह है सुत्का गेंदोर, ठीक है। और ये एक साइट है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की ही एक साइट है, जहाँ से हमें खुदाई के टाइम इसके एविडेंस मिले हैं कि यहाँ पर ये लोग रहते थे। तो शुरुआत होती है वेस्ट से। वेस्ट में ये बलूचिस्तान से शुरू होकर, जो कि रिवर दश्त के किनारे था। ये कौन से रिवर के किनारे थे, कौन से शहर, ये भी याद कर लेना, जो बहुत सारे नहीं हैं, थोड़े ही हैं, तो याद करने में दिक्कत भी नहीं होगी, रट लेना ये सब चीज़ें, ठीक है। और इसमें आलमगीरपुर जो कि ईस्ट में, वेस्ट में तो था सुतका गेंदो, ठीक है। ईस्ट में था आलमगीरपुर, ये कहाँ पर है? वेस्टर्न यूपी में है, रिवर हिंडन के किनारे। और नॉर्थ में कहाँ पर था? मांडा। इसका जो एक्सटेंट मतलब कहाँ से लेकर कहाँ तक ये फैली हुई थी, नॉर्थ में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, और ये कौन सी रिवर के किनारे है? चेनाब। और ठीक है ना। और नॉर्थ में ये मांडा था, और दाइमाबाद जो है ये अहमदनगर महाराष्ट्र में है, जो कि रिवर प्रवेरा के किनारे था। ये साउथ एक्सटेंट है इसकी। तो ये अच्छे से याद कर लेना, इसमें मैप में दिखाया भी गया है। देखो मैप में आपको दिखाता हूँ एक बार जूम करके। इतना बड़ा ये इलाका था जो ये दिखाया गया है, ये पूरा यहाँ से लेकर बल्कि ये दाइमाबाद ये रहा, ये यहाँ से लेकर ये ऐसे पूरा इलाका था ये, ठीक है ना। ये पूरा इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंडर में था। अब देखते हैं इसमें इम्पोर्टेंट सिटीज़ कौन कौन सी हैं।
इम्पॉर्टेंट सिटीज़ जो हैं इसकी, थोड़ा जूम कर लेते हैं। इम्पॉर्टेंट सिटीज़ इसमें हड़प्पा सिटी है जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, रावी नदी के किनारे है। और इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं जिससे हम जान पाए हैं सिविलाइजेशन के बारे में। एक तो 6 यहाँ पर ग्रेनरीज़ मिली हैं। ग्रेनरीज़ मतलब ऐसे गोडाउन जहाँ पर इनका अनाज सुरक्षित रखा जाता था। और एक मदर गॉडेस की फ़िगर मिली है। अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके की फ़िगर थी, ठीक है। तो एक मदर गॉडेस जिसकी संभावना है कि ये पूजा करा करते थे, और वो फीमेल एक औरत की गॉडेस की फ़िगर मिली है, ठीक है। मोहनजोदारो, मोहनजोदारो मूवी भी आई थी, याद होगा, वो इसी के नाम पे थी। मोहनजोदारो भी पाकिस्तान में है। ये इंडस नदी के किनारे है। और इसमें ग्रेट ग्रेनरी मिली है, मतलब एक बहुत बड़ा गोडाउन था जिसमें कि शायद ग्रेन्स ये सुरक्षित रखते होंगे। एक ग्रेट बाथ, ये याद कर लेना, ग्रेट बाथ मतलब एक ऐसा रिचुअलिस्टिक प्लेस था कि शायद वहाँ पर कुछ रिचुअल्स वगैरह होती थी। और बहुत बड़ा एक तालाब था, उसके चारों तरफ कमरे थे, और उसमें 2 सीढ़ियाँ उतर रही थी 2 तरफ से। इस तरीके का वो इलाका था, जैसे आप आज के टाइम में मान सकते हैं, जैसे मंदिरों के किनारे में जैसे बड़े बड़े तालाब होते हैं, तो उस तरीके का कुछ ये वहाँ पर। तो ये इस तरीके की स्पेस थी जहाँ पर शायद एक पॉसिबिलिटी है कि कुछ रिचुअल्स हुआ करती होंगी। और फिर इसके बाद है, अच्छा, इसमें ग्रेट बाथ में ना, इसमें मतलब लीकेज प्रूफ पूरा एक जगह बनाई गई थी ये, जिसमें कि आप देखिए इसमें पानी निकलने का भी रास्ता था, पानी भरने का भी इसमें तरीका बनाया था। और ये ऊंचाई पर था, जिसमें कि फिर सीढ़ियाँ इसमें अंदर उतरती थी, ठीक है ना। और इसमें लीकेज प्रूफ मतलब कि इसमें पानी भर के छोड़ दिया जाता था और इसमें लीकेज ना हो। तो ये देखिए आप, उस टाइम में इतने 5000 साल पहले भी कैसी टेक्नोलॉजी इन्होंने बना रखी थी। फिर इसमें इमेज ऑफ पशुपति महादेव की टेंपल मिलती है। पशुपति महादेव मतलब एक सन्यासी टाइप से बीच में महादेव, शायद वे महादेव की प्रतिमा है, जो कि उनकी इमेज बनी हुई है। उसके चारों तरफ 4 तरीके के जानवर हैं, 2 डियर हैं जो कि वो नीचे की साइड सर झुका रहे हैं। तो एक पॉसिबिलिटी है कि शायद ये किसी तरीके की डाइटी थी, कोई भगवान थे जिनको वो पूजते थे। एक बियर्डेड, एक दाढ़ी वाले आदमी की एक इमेज मिली है, और एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है जो कि वुमेन, एक औरत डांस कर रही है। तो इसका मतलब ये है कि डांस भी होता था। अगर दाढ़ी का वो मिला है स्टैचू, दाढ़ी बनी हुई है, तो इसका मतलब दाढ़ी वगैरह वो बनाते थे और नीट एंड क्लीन रहते थे। और दाढ़ी वाले आदमी ने कपड़ा भी पहन रखा था जिसमें कि एक बहुत अच्छा डिज़ाइन बना हुआ था कपड़े पर। तो इसका मतलब ये है कि कपड़ा भी उन्होंने पहनना शुरू कर दिया था। और ब्रॉन्ज़ की देखो, ब्रॉन्ज़ होता था, कॉपर प्लस टिन को मिलाकर ब्रॉन्ज़ बनता था। तो ये आप मेटलर्जिकल एक एडवांसमेंट मान सकते हैं, क्योंकि इससे पहले की जब हमने बात करी तो स्टोन एज की बात हुई थी, फिर उसके बाद चालकोलिथिक पीरियड आ गया था। चालकोलिथिक पीरियड का मतलब कि स्टोन और कॉपर दोनों यूज़ हो रहे थे, लेकिन इनके यहाँ ब्रॉन्ज़ यूज़ हो रहा था। मतलब कॉपर में भी टिन मिला दिया गया था, जिससे कि उसकी कुछ क्वालिटीज़ और बढ़ जाती हैं, ठीक है ना। तो ये कितना ज़्यादा एडवांसमेंट वाला एक सिविलाइजेशन थी। आप समझ सकते हैं कि आज से 5000 साल पहले इनके पास इतना दिमाग था, इतना इनके पास टेक्नोलॉजी थी, इन्हें भी ये पता लग गया था कि इस चीज़ को इसके साथ मिलाकर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पशुपति नाथ की, महादेव की इमेज ऑफ बियर्डेड मैन, ब्रॉन्ज इमेज ऑफ ए वुमन डांसर, ग्रेट गैनरी और ग्रेट बाथ, ठीक है। ये मोहनजोदारो से मिले हैं। लोथल गुजरात से क्या मिला है, जो कि भोगवा नदी के किनारे है। गुजरात में है लोथल, और ये है भोगवा नदी के किनारे। एक तो ये पोर्ट सिटी थी, मतलब यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक पूल मिला है, जैसे स्विमिंग पूल होता है उस तरीके का, बहुत बड़ा, लेकिन स्विमिंग पूल से कई गुना बड़ा, ठीक है ना। और एक डॉक मिला है जहाँ पर शायद आकर बोट्स वहाँ पर खड़ी हो जाती होंगी, और वहाँ से अगर सामान लादना है और सामान उतारना है तो वो काम हो जाता होगा। ये सब मतलब ये सब ना अंदाज़े ही होते हैं। हिस्ट्री में आप क्लियरली नहीं बता सकते, क्योंकि 5000 साल पहले क्या चीज़ किस तरीके से होती थी एग्जैक्टली नहीं बताया जा सकता, लेकिन मोटा मोटा अंदाज़ा काफ़ी हद तक एक्यूरेट होता है। डबल ब्यूरियल मिला है, 2 लोगों को एक साथ दफनाया गया। और
टेराकोटा हॉर्स फिगरिन्स, मतलब टेराकोटा की घोड़ों की फिगरिन्स मिली हैं। घोड़े की कुछ छोटे छोटे जैसे रथ के साथ, आप मान लीजिए खेलने के लिए, बच्चों के खेलने के लिए रथ के साथ हॉर्स को वहाँ पर आगे खड़ा कर रखा है, पीछे रथ है, आगे हॉर्स हैं 2, और इस तरीके की फिगर मिली हैं। तो इसका मतलब ये है कि रथ वगैरह भी शायद उस टाइम बनते होंगे। चनूदारो है पाकिस्तान में, ये फिर से सिंधु नदी के किनारे है। और इसमें जो है अभी सिटाडेल क्या होता है अभी आगे पढ़ेंगे, इसमें सिटाडेल नहीं था इस सिटी में, तो चनूदारो याद रखना आप, ठीक है। धोलावीरा गुजरात में थी और ये बहुत ही अच्छी साइट थी, बहुत अच्छी सिटी थी, जिसमें कि एक अलग सी चीज़ देखने को मिलती है। ये भी इंडस नदी के किनारे है और ये 3 पार्ट्स में सिटी डिवाइडेड थी। देखो मैं बताता हूँ आपको, अब मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि इसमें जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन है, इसमें ज़्यादातर जो सिटीज़ थी वो 2 पार्ट में डिवाइडेड रहती थी। एक होता था सिटाडेल पार्ट, एक होता था रेजिडेंशियल पार्ट। मतलब सिटाडेल में तो सिटाडेल में होता था, थोड़ा ऊंचाई पर होता था और वहाँ पर पब्लिक गैदरिंग्स वगैरह हुआ करती थी। और जो नीचे का एरिया होता था वो होता था रेजिडेंशियल एरिया, जहाँ पर लोग रहा करते थे। तो 2 पार्ट्स में बटी होती थी सिटीज़, ज़्यादातर सिटीज़। लेकिन यहाँ पर क्या बताया गया है चनूदारो में कि यहाँ पर सिटाडेल नहीं था। और धोलावीरे में क्या बताया गया है कि 2 की बजाय 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थी सिटी, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर मैंने आपको समझाया। कालीबंगन जो है ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे था और यहाँ पर हमें एक फील्ड मिला है, एक खेत मिला है जिसे जोता गया था। मतलब इसका मतलब कहीं ना कहीं फ्लोइंग भी होती थी उस टाइम में। एग्रीकल्चर तो होता ही था लेकिन प्रॉपरली प्लो करके उसे, इतना इन्हें पता था कि उसमें एयर की भी ज़रूरत होती है, तो अच्छे से मिट्टी को प्लो करना कि अगर हम प्लो करके अपनी फसल को उगाएंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसका मतलब प्लोड फील्ड भी वहाँ पर मिला है और ये कालीबंगन राजस्थान में मिला है। बनावली ये हरियाणा में है, घग्गर नदी के किनारे है ये भी। और यहाँ पर एक हमें क्ले का एक हैरो मिला है, जो कि आप मान सकते हैं क्ले का मतलब मिट्टी का बना हुआ, बच्चों के खेलने का होगा, और ये या फिर मॉडल होगा उसका हैरो का। और हैरो का मतलब है कि हैरो डिस्क जैसे हम बोलते हैं ना, हैरो डिस्क आजकल ट्रैक्टर्स में लगती हैं, तो वो भी प्लोइंग के काम ही आती थी। तो वो चीज़ मिली हमें यहाँ से, बनावली हरियाणा से। सुस्का गेंदो जो कि वेस्टर्न लिमिट है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो डस्ट नदी के किनारे है। और यहाँ पर भी पोर्ट लाइक स्ट्रक्चर्स मिले हैं कि शायद यहाँ पर पोर्ट था, ठीक है। और सुरकोटड़ा ये गुजरात में है। यहाँ पर कुछ ऐसा खास नहीं मिला इसलिए बताया नहीं गया है। अब आगे देखते हैं डिस्कवरी ऑफ हड़प्पा। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज फर्स्ट एक्सकेवेटेड बाय सर जॉन मार्शल, इसलिए ही इन्होंने ही नाम दिया है इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये 1921 में हुआ था। और ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन है जो कि साउथ एशिया में हम कह सकते हैं कि थी। ब्रॉन्ज एज और चालकोलिथिक एज में फ़र्क है। चालकोलिथिक में हम कॉपर और स्टोन की बात करते हैं, ब्रॉन्ज एज में हम ब्रॉन्ज की बात करते हैं, जो कि बनता है कॉपर और टिन मिलाकर। इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लोरिश करी थी इन द बेसिन्स ऑफ इंडस रिवर, ये मैं बता चुका हूँ। बहुत बड़े एरिया में फैली हुई थी और खाली सिर्फ इंडस नदी के आसपास तक ही सीमित नहीं थी, लेकिन बल्कि ये नॉर्दर्न राजस्थान तक और कठियावाड़ के रीजन तक थी। वेस्टर्न इंडिया में गुजरात कठियावाड़ के रीजन तक फैली हुई थी। फीचर्स क्या हैं इसके? इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फीचर है सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग। मतलब यहाँ की जो टाउन प्लानिंग थी, जो टाउन्स बने हुए थे वो सिस्टमेटिक वे में बने हुए थे। अब सिस्टमेटिक वे का क्या, एक तरीका तो ये है कि टाउन हमने इस तरीके से गलियाँ काट दी, ऐसे 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 काट दी। और एक है हमने इस तरीके से टाउन को प्लान करा, देखिए इस तरीके से। तो आपके हिसाब से कौन से वाला ज़्यादा सिस्टमेटिक है? ये वाला, ठीक है। इस तरीके का अगर हम आसमान से देखें उस टाउन को तो इस तरीके की प्लानिंग वहाँ पर हुई हुई थी, जैसी ये है। ग्रिड सिस्टम बोलते हैं इसे, ग्रिड सिस्टम था। और काफ़ी सारे रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में डिवाइडेड था, जैसे रेक्टेंगल बन गए, ये एक रेक्टेंगल, ये एक रेक्टेंगल, इस तरीके से डिवाइडेड था। जितनी भी हड़प्पन सिटीज़ मिलती है वो 2 मेजर पार्ट्स में थी, अभी मैंने बताया। वेस्ट में जो वेस्ट साइड थी उसकी सिटी की, वहाँ पर सिटाडेल था जो कि पब्लिक गैदरिंग के लिए यूज़ होता होगा।
और जो लोअर टाउन था, लोअर टाउन मतलब जो निचला इलाका था, वो रेजिडेंशियल एरियाज़ होते थे वहाँ पर। तो ये भी कहा जा सकता है जो कुछ खास लोग होते होंगे सिटाडेल में रहा करते होंगे, और जो आम आदमी थे वे रेजिडेंशियल एरियाज़ में जो ईस्ट वो होता था एरिया, उसमें रहा करते होंगे। इसमें ब्रिक्स का यूज़ हुआ है। यहाँ पर जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो ब्रिक्स द्वारा हुई है, वो स्टोन से नहीं हुई है। समझे आप? स्टोन से मतलब नेचुरल चीज़ हो गई स्टोन, लेकिन ब्रिक्स का मतलब है कि वो बनाई जाती थी। ब्रिक्स कैसे बनती हैं? मिट्टी को खोद कर उसको फिर एक शेप देकर फिर उसे पकाया जाता है, तो वो ऐसे ब्रिक्स बनती हैं। और काफ़ी बड़े लेवल पर ये बिल्डिंग्स में यूज़ हुई है ब्रिक्स, तो इसका मतलब, और ये ब्रिक्स भी जो थी ये भी अनुपात में थी। समझे? आपको इसका अनुपात ढूंढना है कि इस ब्रिक का अनुपात क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन में। 2:4 to 4:6 था या 2:3:1 था, क्या था? ठीक है ना, आपको ये ढूंढना है। और खाली सिर्फ एक ऐसी साइट है जहाँ पर हमें स्टोन यूज़ काफ़ी बड़े लेवल पर दिखता है, और वो है धोलावीरा। ये इम्पॉर्टेंट है, समझे? स्टोन यूज़ इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम की बात हो रही है। स्टोन का यूज़ बड़े लेवल पर सिर्फ धोलावीरा में करा गया था, और वो थी गुजरात में। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम था यहाँ पर। अच्छा, इसमें ना ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं घुमाने के लिए यूपीएससी यूपीपीसीएस में कि ओपन ड्रेनेज सिस्टम था वहाँ पर। अब आप ड्रेनेज सिस्टम पढ़ते एकदम राइट मार दोगे, लेकिन ओपन नहीं था, अंडरग्राउंड था, ठीक है। और ये सभी घरों में मिलता था, और ये कहीं ना कहीं घरों से नालियाँ निकल कर और फिर वे स्ट्रीट की नाली में मिल जाती थी, और स्ट्रीट की नाली फिर एक बड़ी नाले में मिल जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर प्लानिंग थी। ऐसा नहीं था कि जो पानी वहाँ से आ रहा है घरों में से वो सीधा स्ट्रीट्स पर बह रहा है, ऐसा नहीं था कि सड़कों पर बह रहा है। वो पानी एक अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में बहा करता था, उसे ऊपर से कवर करा गया था। इसका मतलब हाइजीन का भी वहाँ पर ध्यान दिया गया था, नहीं तो बदबू आती है ना, बुरा लगता देखने में, गंदगी हो जाती वहाँ पर अगर ये इस तरीके का सिस्टम ना बनाया होता तो। और इससे एक और चीज़ पता लगती है कि ढाल भी रखना पड़ा होगा। भाई कितनी प्लानिंग है इसमें, आप एक बार को सोच के देखिए कि पानी किधर को बहेगा, वो ऊंचाई से नीचाई की तरफ बहता है, तो उसमें इसका मतलब पूरा घरों में भी ढाल होगा और स्ट्रीट्स पे भी ढाल होगा, जिससे कि पानी वापस ना आए। तो ये बड़ा प्लानिंग वाला काम है। हाउसेस जो थे वो स्ट्रीट्स के दोनों साइड थे, और एक साइड एंट्रेंस होती थी, उसमें स्ट्रीट पर नहीं खुलती थी, वो साइड एंट्रेंस होती थी, और कोई विंडोज़ नहीं होती थी जो कि स्ट्रीट की साइड फेस कर रहे हों। इसका मतलब ये है कि प्राइवेसी का ध्यान भी दिया करते थे कि हाउसेस की जो घर के जो दरवाजे थे, खिड़कियाँ थी, वो स्ट्रीट की साइड नहीं खुलते थे। इसका मतलब ये है कि प्राइवेसी का ध्यान भी दिया जाता था। और स्ट्रीट पर स्ट्रीट लाइटिंग का भी अरेंजमेंट था। हाउसेस में किचन्स भी थे और बाथरूम्स भी थे। तो इसका मतलब ये है कि हाउस पूरी तरीके से अपने आप में वेल वर्स्ड थे। इस तरीके के घर बनाए जाते थे कि जो भी काम आदमी को रोज़मर्रा का करना है वो घर के अंदर ही हो जाए, घर के बाहर ना जाना पड़े उसे। इसलिए उसमें किचन भी थी, बाथरूम भी थे, और 4 से 6 रूम्स भी होते थे। और कुछ कुछ हाउसेस में तो 30 रूम तक पाए गए हैं, और वहाँ पर स्टेयर केस भी था, मतलब सीढ़ियाँ भी थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं। अच्छा, हाउसेस जो थे वो 2 स्टोरीड हाउसेस थे, मतलब खाली सिंगल स्टोरी नहीं थे। ये भी आ सकता है, आप कई बार कमेंट में एक लाइन में दे देते हैं कि सिंगल स्टोरीड हाउस थे, ऐसे नहीं था। 2 स्टोरी वाले हाउस थे, 2 मंजिल वाले घर थे वहाँ पर ज़्यादातर। आगे बढ़ते हैं। मेजर सिटीज़ क्या थी और उनके क्या क्या वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट था। मोहनजोदारो, ठीक है ना, जो कि सिंध पाकिस्तान में पाई जाती है। वन ऑफ द लार्जेस्ट सिटीज़ था ये इंडस वैली की, और ये इंडस वैली के इंडस नदी के राइट बैंक पर स्थित थी। ग्रेट बाथ यहाँ पर सिचुएटेड था, और यहाँ पर स्पिरिचुअल बाथ लिया करते होंगे लोग, इनका अंदाज़ा है। ग्रेनरी जो थी वो लार्जेस्ट बिल्डिंग थी, और एक बहुत सारे पिलर्स वाला असेंबली हॉल भी था, और एक बिग रेक्टेंगुलर बिल्डिंग थी यूज़ फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। ठीक है ना, ये सब चीज़ें यहाँ पर पाई गई हैं। कालीबंगन में, जस्ट अ सेकेंड, कालीबंगन में क्या था? राजस्थान में था ये, और यहाँ पर हमें ब्लैक कलर की चूड़ियाँ पाई मिली हैं।
कालीबंगन, ओ सॉरी, ये कालीबंगन का जो नाम है वो है ब्लैक कलर की चूड़ियाँ। ब्लैक जैसे हम बोलते हैं ना काली, और कंगन बोल दिया तो काले बैंगल्स से कालीबंगन हो गया, ठीक है ना, ब्लैक बैंगल्स। और ये सिचुएटेड है सदर्न बैंक ऑफ घग्गर रिवर, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, राजस्थान में। ये याद रखिएगा कि है कहाँ पर, ये राजस्थान में है। प्री हरप्पन और हरप्पन कल्चरल फेजेस यहाँ पर मिलते हैं हमें। और एक पैरेललोग्राम सिटाडेल भी मिलता है, मतलब एक ऐसा सिटाडेल जिसकी जो जो दीवारें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। मतलब अगर जैसे पैरेललोग्राम कैसा होता है, पैरेललोग्राम एक तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये दो एक दूसरे के पैरेलल और ये दो एक दूसरे के पैरेलल, ठीक है ना। इस तरीके का सिटाडेल यहाँ पर मिला है हमें, ठीक है ना। अब इसमें लोथल और धोलावीरा की बात करते हैं। लोथल जो है वो साबरमती की एक ट्रिब्यूटरी में के किनारे लोकेटेड है इन गुजरात, और ये गल्फ ऑफ खंबात के पास ही है, ठीक है ना। धोलावीरा जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट में। अगर हम गल्फ ऑफ खंबात की बात करें तो लोथल है, और अगर कच्छ डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो धोलावीरा वहाँ पर लोकेटेड है। लोथल में हमें राइस का साक्ष्य मिला है कि वहाँ पर राइस इस्तेमाल होता था। फायर ऑल्टर्स मतलब अग्नि वेदियाँ, मतलब वहाँ पर हवन वगैरह होते होंगे या कुछ इस तरीके की कुछ रिचुअल्स होती होंगी, या हो सकता है सेक्रीफाइस होता हो। वहाँ पर सील्स भी हमें मिली हैं, ठीक है। जो सील्स का मतलब है जो कि जैसे हम अब हमारे यहाँ स्टैम्प्स होते हैं ना, उसी तरीके की सील्स होती थी पहले। अभी बताएंगे कि वो क्या होता था। और ग्रेनरीज भी मिली हैं जहाँ पर हो सकता है कि बड़े लेवल पर अनाज वगैरह वहाँ पर स्टोर करा जाता हो। तो ये 4 चीज़ें लोथल में हमें मिली हैं, और ये पोर्ट सिटी थी। तो इसका मतलब पोर्ट सिटी का मतलब है कि अगर हो सकता है कि दूर किसी इलाके से वहाँ पर सामान आता हो बोट के ज़रिए, और फिर वहाँ पर उसके अनलोडिंग होकर या लोडिंग होकर फिर वहाँ से जाता हो। तो इस तरीके से यहाँ पर राइस भी मिलते हैं, फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। सील्स मतलब ट्रेड के उसमें काम आती थी, जैसे स्टैंप जो लगाते हैं हम, आज हम कोई सामान बेचते हैं तो उस पर स्टैंप लगाते हैं ना अपना, उसी तरीके से वो सील्स होती थी, जिससे कि जेन्युइनिटी पता लगे कि हाँ जो माल जिसने माल हमें बेचा है ये माल उसी का ही है, ठीक है। हड़प्पा जो है, और वो एक और इसका सील का ये होता था कि जिसकी वजह से ये पता लगता था कि माल जो है वो इंटैक्ट है, मतलब किसी ने उसे खोल कर नहीं देखा है या छुआ नहीं है, ठीक है ना। और तो इस तरीके से सील कहा जाता है इसे। और ये होता था, ये लगाई जाती थी ऊपर से, मतलब जैसे मोम जैसे चीज़ को, वहाँ पर मोम तो नहीं होता था उस टाइम में, कुछ और यूज़ करते होंगे। और मोम को वहाँ पर किसी बैग के, मान लीजिए बैग का सीरा जो होता है वो मोड़ दिया, और उसके ऊपर मोम बिखरा कर ऊपर से सील लगा दी, तो वो बिल्कुल एकदम सील पैक बंद हो गई। अगर उसे कोई छेड़ेगा या खोलने की कोशिश करेगा तो वो सील दोबारा नहीं लगाई जा सकती। तो इस तरीके से इसका यूज़ होता था। हड़प्पा हड़प्पा जो था वो रावी रिवर के लेफ़्ट किनारे पर था। और जो पहली बार ये किसने ढूंढा था, इसका ज़रा जल्दी से फटाफट आंसर दे दो कमेंट सेक्शन में। 1921 में किसने ढूंढा था हड़प्पा को, ठीक है। लाइफ कैसी थी हड़प्पन सिटी एंड हाउसेस की, देख लेते हैं अभी। देखिए लाइफ इन हड़प्पन सिटी हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट्स किस तरीके की थी। हाउसेस 2 स्टोरीड थे, मैंने आपको बताया था, और एक बीच में आंगन होता था, चारों तरफ रूम्स होते थे। वाटर जो था हाउसेस से ओवरफ्लो होकर वो स्ट्रीट्स पर चला जाता था, और जो कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम में पानी बह जाता था। फिर ड्रेन्स जो थे वो मोर्टार, लाइम और जिप्सम के बनाए हुए थे, जिससे कि लीक ना करें, लीक प्रूफ हो, अच्छे से उसमें पानी चले बिना किसी रुकावट के। ड्रेन्स को कवर करा गया था ब्रिक से, जिससे कि उनकी हाइजीन का पता लगता है। ग्रिड सिस्टम जो था वो एक कॉमन फीचर था, ठीक है। हम ऊपर चलते हैं। इंडस्ट्री क्या थी हड़प्पन सिविलाइजेशन में, देखिए स्टोन कटिंग, स्टोन को काटते थे, स्टोन के अलग अलग तरीके की चीज़ें बनाते थे। बीड्स होती थी, कार्नेलियन बीड्स और स्टेटाइट बीड्स, इस तरीके की कुछ अलग अलग चीज़ें होती थी ये, जो कि उन्हें पॉलिश करा जाता था, सुंदर बनाया जाता था, उन्हें सील्स को कार्व करा जाता था। मैं बता रहा हूँ ना, ठप्पे लगाए जाते थे, तो ठप्पा लगाने के लिए उस पर कुछ इमेज भी तो बनी हुई होनी चाहिए, जब भी तो पता लगेगा ये किसका है, माल किसके यहाँ से आ रहा है।
तो वो इमेज जो बनाई जाती थी उसके ऊपर वो कार्विंग करके बनाई जाती थी। मेटलर्जी, क्योंकि ब्रॉन्ज इन्हें पता था कॉपर और टिन को मिला दो तो ब्रॉन्ज बन जाता है, तो मेटलर्जी हुआ करती थी। हाथी दांत का काम हुआ करता था, क्राफ्ट वर्क था, और शिप इंडस्ट्री भी यहाँ पर थी, क्योंकि लोथल से हमें साक्ष्य मिले हैं कि वहाँ पर पोर्ट था, तो कहीं ना कहीं शिपिंग इंडस्ट्री भी थी। एग्रीकल्चर बैकबोन थी सोसाइटी की, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कई बार पूछ लिया जाता है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स था कि एग्रीकल्चर था कि क्राफ्ट वर्क था, क्या था वहाँ का मेन काम? तो मेन काम था एग्रीकल्चर। और वहाँ पर वुडन प्लो यूज़ करा जाता था, इसलिए कोई साक्ष्य नहीं मिला है। प्लो जितने भी हैं, जो हल थे, हल जो खेत में चलाए जाते थे, वो सब बर्बाद हो गए हैं, क्योंकि वुड के थे तो 5000 साल तो टिकने से रहे, तो इसलिए मिले नहीं हैं। लेकिन हमें मॉडल्स मिले हैं उसके, टेराकोटा वगैरह के बने हुए, जो बच्चे खेलते होंगे उससे, तो वो चीज़ मिली है। स्टोन की हमें दरांती सिकल्स मिली हैं, जो फसल उग जाती होगी उसे काटने में यूज़ करी जाती होगी। कॉटन जो था वो मेजर ट्रेड गुड था। कॉटन उस टाइम उगाया जाता था। हमने पहली बार ये कॉटन का वर्ड सुना है। नियोलिथिक टाइम में हमने कॉटन नहीं सुना। हमने बार्ले और वीट तो सुना है, लेकिन कॉटन नहीं सुना इससे पहले। तो कॉटन यहाँ पर एक नई चीज़ ऐड हो जाती है। और राइस का हस्क भी हमें मिला है, राइस का छिलका, तो उसके भी हमें साक्ष्य मिले हैं। व्हीट और बार्ले जो थे वो मेजरली कल्टिवेटेड थे, और ये पहले से ही होते आ रहे हैं। उन्हें आयरन इम्प्लीमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए आयरन एज इनके टाइम पे नहीं आई थी। आयरन का आविष्कार नहीं हुआ तब तक। और लोग बाग क्या उगाते थे? व्हीट, बार्ले और डेट्स। क्या होता है? डेट्स होता है खजूर। और पीज़ होते हैं, पीज़ होते थे मटर या छोले। सेसेमे होता था, सेसेमी होता है तिल। मस्टर्ड होता था, जिसका मतलब होता है सरसों। रागी होता था, बाजरा होता था, ज्वार होता था। ये सब चीज़ें ये उगाते थे। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की बात करें तो हम बात करते हैं डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की। तो इसमें आपको गाय भैंस मिलेंगे जो कि ये पालते थे। गोट्स और शीप्स की पहले भी बात आ चुकी है। देखिए पिग्स नए आए हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर गधे पाले गए और कैमल्स, ये दोनों नए हैं। तो ये 3 चीज़ें नई हो गई, पिग्स, एसेस, कैमल्स। एलिफेंट्स और राइनो का भी हमने पहले कोई डिस्कशन नहीं करा है, ठीक है ना। तो राइनो का डिस्कशन हुआ है, एलिफेंट्स का नहीं हुआ है। राइनो की एक हमें पेंटिंग मिलती है, और वो आपको बताना है कि वो पेंटिंग कहाँ से मिली थी। एक रॉक शेल्टर में वो पेंटिंग मिली है। तो एक राइनो का शिकार कर रहे हैं कुछ लोग, उसका बताइए जल्दी से कि मैंने क्या पढ़ाया था आपको। और यहाँ पर कोई भी एविडेंस हॉर्स का नहीं मिलता है, ठीक है ना। रिलीजियस लाइफ कैसी थी हड़प्पा की? पीपल जो थे, वो लोग बाग जो थे, वो वर्शिप करते थे पशुपति महादेव को, जो कि मैंने आपको बताया है, जो कि एक टेराकोटा फिगर मिली है, टेराकोटा की बनी हुई, और एक मदर गॉडेस भी एक्सकेवेट करी गई है। तो ये जो पशुपति महादेव थे, ये कौन थे, क्या थे? एक प्लांट। अच्छा, इसमें रिलीजियस लाइफ में क्या था? प्लांट एक ऐसा दिखाया गया है कि एक औरत के गर्भ के अंदर से एक प्लांट ग्रो कर रहा है। तो ये भी एक विचित्र सी चीज़ है। मतलब नेचर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ये इनकी पूजा करते थे। टेम्पल्स कुछ नहीं मिले हैं, तो टेम्पल्स यहाँ पर नहीं आए थे। पीपल के ट्री को वर्शिप करा जाता था, और बुल को वर्शिप करा जाता था। बुल मतलब सांड, ठीक है ना, या बैल कह सकते हैं। डव जो होता है वो वाइट कलर का जो पिजन होता है, ठीक है ना, वो डव कहलाता है। और जो पिजन होता है वो ग्रे कलर वाला होता है। ये वर्शिप करे जाते थे। और ये ईविल स्पिरिट्स में भी कहीं ना कहीं बिलीव करते थे कि बुरी आत्माएं होती हैं। आगे देखते हैं टेक्नोलॉजी और क्राफ्ट्स क्या थे। ब्रॉन्ज का यूज़ करा जाता था, जो कि कॉपर और टिन को मिलाकर बनाया जाता था। और स्टोन इम्प्लीमेंट्स भी काफ़ी बड़े लेवल पर यूज़ होते थे। पॉटर का व्हील जो है, पॉटर एक तो होता है पॉटरी बनाने के लिए हाथों से पॉटरी बनाना, और एक होता है व्हील पर रखकर, चाक पर रखकर पॉटरी बनाना, जिसकी एक्यूरेसी बहुत परफेक्ट होती है, क्योंकि वो गोल गोल घूमते हुए बनती है। तो वो चीज़ बड़े यूज़ में थी, इस टाइम फुल यूज़ में थी। ब्रॉन्ज स्मिथ्स थे, जो कि ब्रॉन्ज का काम करते थे। गोल्ड स्मिथ थे, गोल्ड का काम करते थे। बोट को बनाने वाले थे, ब्रिक को बनाने वाले थे और लगाने वाले थे। ये मेन ऑक्यूपेशंस थी।
ट्रेड क्या था? ट्रेड था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ट्रेड करते थे क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ी बड़े ग्रेनरीज मिली हैं जहाँ पर ग्रेन्स को शायद वहाँ पर स्टोर करा जाता था। हमें वेट्स मिलते हैं जो कि डेसिमल सिस्टम, मतलब 1 किलो 2 किलो 4 किलो ऐसे वेट्स भी मिले हैं हमें, और मेजर्स भी मिले हैं। मेजर्स मतलब कि ये माप भी पूरी तरीके से इनका मैथमेटिकल माप लेते थे, मतलब 1 मीटर 2 मीटर। उस टाइम कहने के लिए कुछ और था, लेकिन हाँ इनके पास ये सब चीज़ें थी, नापने की मापने की, ये सब चीज़ें इनके पास प्रेजेंट थी। सील्स थी इनके पास, जो कि मैंने आपको बताया है कि सामान की ऑथेंटिकेशन के लिए थी, और इस चीज़ के लिए थी कि वो किसी ने छुआ नहीं है, वो बिल्कुल फ्रेश है। यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट थी एक इनके पास, और स्क्रिप्ट का मतलब, यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट का मतलब हो गया कि एक इनके पास लिपि थी जो लोग पहचान लेते थे, जो पढ़ लेते थे। तो मतलब एक स्क्रिप्ट भी थी, लेकिन अब तक उसे डेसिफर नहीं करा गया है। और इससे हमें पता लगता है इन सब चीज़ों से कि इसका मतलब ट्रेड बड़े लेवल पर होता था। बार्टर सिस्टम बार्टर सिस्टम मतलब आप मुझे एक चीज़ दे दो, मेरे पास चावल है 1 किलो, आपके पास 2 किलो गेहूँ है, अगर दोनों का सौदा बनता है तो मेरा 1 किलो चावल मैं आपको दे दूँगा, आप अपना 2 किलो गेहूँ मुझे दे दो। बार्टर सिस्टम ये होता था, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को पलट लेना। तो वहाँ पर कहीं भी हमें ट्रेड तो होता था, लेकिन कहीं भी हमें करेंसी नहीं मिलती है, ठीक है ना, ये याद रखना। स्क्रिप्ट थी तो स्क्रिप्ट को अभी पढ़ा नहीं जा सका है कि ये जो लिखा हुआ है इनकी लैंग्वेज में ये था क्या, इसका क्या मतलब है। लोथल सुत्कागेंदोर वर पोर्ट सिटीज़, लोथल और सुत्कागेंदोर पोर्ट सिटीज़ थी जहाँ पर शायद ट्रेड होता था, मैं बता चुका हूँ। ट्रेड डेस्टिनेशंस, यहाँ से ट्रेड होकर माल जाता कहाँ था? अफ़गानिस्तान में, ईरान में, सेंट्रल एशिया और मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन के साथ भी इनके कनेक्शन पॉसिबली थे, क्योंकि मेसोपोटामिया में भी यहाँ के कुछ ब्रॉन्ज़ की चीज़ें मिली हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कैसा था? देखिए, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं सेंट्रल अथॉरिटी यहाँ पर थी, क्योंकि इतने सारी साइट्स अलग अलग दूर दूर होने के बावजूद भी उनमें सिमिलरिटी है। तो इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल अथॉरिटी थी जो उन्हें कहता था कि इस तरीके से आप करो ये काम, ठीक है ना। टेम्पल्स यहाँ पर मिलते नहीं हैं, कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर्स नहीं मिलते हैं। हड़प्पा जो था वो शायद मर्चेंट क्लास द्वारा रूल करा जाता था, वहाँ पर शायद ट्रेडिंग क्लास जो थी उसी का बोलबाला था, और वेपन्स जो है बहुत ही रेयरली कहीं पर मिलते हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक शांति प्रिय लोग थे और अपना ट्रेड करते रहते थे। तो मर्चेंट क्लास द्वारा शायद हड़प्पा रूल करा जाता था। रिलीजियस प्रैक्टिसेस कैसी थी? यहाँ पर टेराकोटा फिगर मिली है मदर गॉडेस की। फालूस और योनी वर्शिप, फालूस मतलब एक जैसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कह सकते हैं, और एक योनी जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उनकी वर्शिप करी जाती थी। पशुपति महादेव सील जो है वो मिली है, जिसमें कि एक एलिफेंट दर्शाया गया है, एक टाइगर है, एक राइनो दिखाया गया है और एक बुल चारों तरफ खड़े हैं उनके, और 2 डियर 2 हिरण जो हैं वो उनके पैरों के पास हैं। ट्री और एनिमल वर्शिप होती थी, पीपल के ट्री को वर्शिप करा जाता था। एक वन हॉर्न यूनिकॉर्न, एक माइथोलॉजिकल जानवर है यूनिकॉर्न, जिसका एक सींग होता है नाक के ऊपर, वो घोड़े जैसा दिखता है। वो राइनो को रिकॉग्नाइज़ करा गया है उससे कि राइनो था शायद वो, और एक हम्प्ड बुल दिखाया गया है, वो इन्हें वर्शिप करते थे। हम्प्ड मतलब जिसके पीछे एक कुबड़ा निकला रहता है, वो हम्प्ड बुल होता है। और ताबीज़ों का यूज़ होता था, एमुलेट्स का, जिससे कि घोस्ट्स और इविल स्पिरिट्स उनको ना अपने कब्ज़े में ले लें। लॉयन का कोई भी इन्हें कहीं भी हड़प्पन कल्चर में कोई वो नहीं मिलता है। टाइगर का मिलता है लेकिन लॉयन का नहीं मिलता है, ठीक है, ये याद रखिएगा, बहुत बारीक सी चीज़ है। कई बार एग्जामिनर जब ठान लेता है ना कि आज इस बार तो फेल करूँगा बच्चों को, तो ये छोटी छोटी चीज़ों को वो ज़्यादा ही वो दे देता है इम्पोर्टेंस, और फिर बच्चे टाइगर और लॉयन में भूल जाते हैं कि अरे लॉयन नहीं था वो तो टाइगर था, या टाइगर नहीं था लॉयन था। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है पिक्टोग्राफिक है, मतलब पिक्चर्स बनी हुई हैं, कहीं पर मछली बना दी, कहीं पर कुछ बना दिया, और नेचर से कहीं ना कहीं प्रभावित है, और इसी वजह से उसे अब तक पढ़ा नहीं जा सका है। स्क्रिप्ट जो है वो सील्स पर होती थी ज़्यादातर, और कुछ ही वर्ड्स थे उसमें, बहुत लंबी चौड़ी स्क्रिप्ट नहीं थी, कुछ वर्ड्स ही थे, कुछ फिगर्स ही थी, बल्कि वर्ड्स भी नहीं कहा जा सकता। हड़प्पन स्क्रिप्ट जो है ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। अगर स्क्रिप्ट की बात करें तो सबसे पुरानी लिपि कौन सी है?
हड़प्पन लिपि। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की तो प्राकृत लैंग्वेज। ठीक है। वेट्स और मेजर्स यहाँ पर मिलते हैं हमें। स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स थे, मतलब डेसिमल सिस्टम में उनका इस्तेमाल था। और वेट्स जो थे वो मल्टीपल्स ऑफ 16 में थे। जैसे 16 आपको अगर आप उसे तोल कर देखें आज के टाइम में तो कहीं ना कहीं 16 से वो कहीं ना कहीं डिवाइड हो जाएंगे। इस तरीके के वेट्स थे। और कहीं ना कहीं मेजर्स भी थे, उनको मापने का भी, लंबाई मापने का भी उनके पास तरीका था, जिससे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को वो नाप सकते थे और ट्रेड और कॉमर्स कर सकते थे। हड़प्पन पॉटरी जो थी वो बहुत ही बड़े, बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइंस बने होते थे, उसमें ट्रीज़ बने थे और सर्कल्स बनाते थे। वे अपनी जो पॉटरी के ऊपर जो डिज़ाइंस बनाते थे वो ज़्यादातर ट्रीज़ और सर्कल्स के होते थे। रेड वेयर जो थी, मतलब लाल कलर की पॉटरी होती थी, लाल कलर के मिट्टी के बर्तन, उस पर ब्लैक कलर के डिज़ाइन बनाए जाते थे। तो रेड एंड ब्लैक वेयर जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन से जुड़ा हुआ है। सील्स कैसी थी? ट्रेड और वर्शिप। देखिए दो तरीके सील्स मिली हैं, दो यूज़ थे उसके। एक तो ट्रेड जो मैंने आपको बता चुका हूँ, और एक वर्शिप जैसे पशुपति महादेव की मिली है जिसमें कि वो उनकी पूजा करते हैं। इमेजेस जो हैं एनिमल्स की मिलती हैं उसमें, जैसे बफेलो की, बुल की, टाइगर की, वो सील्स पर गुदी हुई हमें मिलती हैं। स्टैचू ऑफ आईवीसी, एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिला है एक नेकेड वुमेन का, और एक बियर्डेड मैन मिला है। स्टेटाइट स्टैचू है। स्टेटाइट एक पदार्थ होता था और ये कुछ चीज़ों का चूरा करके और उसे एक गोंद में मिलाकर स्टेटाइट बनाया जाता था। तो ये भी बहुत अच्छा एक बहुत ही चिकना वो होता था ये। जब इसका बनकर आता था तो ब्लू और ग्रीन कलर का इसमें एक झमक मारती थी। तो ये एक बियर्डेड स्टैचू मिला है जिसमें कि एक आदमी है जिसकी बियर्ड है और ये स्टेटाइट में बना हुआ है, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू मिली है। ठीक है। ये कहाँ से मिली है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं ऊपर बता चुका हूँ, अब एक बार और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। टेराकोटा फिगर मिली है और आईवीसी में। आईवीसी मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन। और ये क्या क्या है? टेराकोटा का फायर बेक्ड अर्थन क्ले मिला है। अर्थन मतलब एक मिट्टी का बर्तन जो कि फायर में बेक करा गया उसे, और ये टेराकोटा का बना हुआ था। ठीक है। और ये टॉयज़ और ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्शिप, जो कि कुछ चीज़ें पूजने की होती थी या टॉयज़ होते थे, वो भी ये टेराकोटा के बनाते थे। मैसिव स्टोन वर्क्स वर फाउंड इन हड़प्पा विच शोज द पुअरली डेवलप्ड आर्टिस्टिक वर्क्स मेड ऑफ स्टोन। काफ़ी बड़े लेवल पर स्टोन वर्क्स यहाँ पर मिले हैं। नहीं मिले हैं। हड़प्पा में कोई ऐसे खास स्टोन वर्क्स नहीं मिले हैं जिससे हम कह सकते हैं कि स्टोन का काम करने वाले या तो उस टाइम तक नहीं रहे थे या उन्हें पता नहीं था कि स्टोन का काम किस तरीके से करा जाता है। ठीक है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन धीरे धीरे फिर ख़त्म हो गई, और आज तक हम ये नहीं जान पाए होंगे क्योंकि ख़त्म हो गई। उसके काफ़ी सारे रीज़न्स हैं। लगभग 3900 साल पहले ये ख़त्म हो गई, लगभग 1900 BC में। कोई कॉन्क्रीट कॉज नहीं है कि क्यों ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, लेकिन आर्कोलॉजिस्ट और स्कॉलर्स का कुछ मानना है कि कुछ कहते हैं कि रिवर्स ड्राई अप हो गई, डिफॉरेस्टेशन हो गया। और डिफॉरेस्टेशन का मेन वजह ये थी क्योंकि उन्हें ब्रिक्स बहुत बड़े लेवल पर यूज़ होती थी, तो उसके लिए उन्हें लकड़ी चाहिए थी, तो उन्होंने सारे फॉरेस्ट काट दिए और ब्रिक्स और इसमें जो कॉपर को गलाया जाता था और ब्रॉन्ज बनाया जाता था उसमें सारी लकड़ी लग गई, और इसी वजह से डिफॉरेस्टेशन की वजह से जो वहाँ पर पानी की कमी हो गई और वे इधर उधर चले गए। एक तो पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी ये है कि डिक्रीजिंग फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग सैलिनिटी ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन ऑफ नियर बाई डेजर्ट, क्योंकि डेजर्ट के पास का इलाका था ये, और ये डेजर्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था, तो सैलिनिटी बढ़ती चली गई ज़मीन में, और जो वहाँ की फर्टिलिटी थी ज़मीन की वो ख़त्म होती चली गई। तो जब वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं रहा तो इन्हें दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा। और तीसरा है कि अचानक से अपलिफ्ट हो गया, मतलब अर्थक्वेक से एक तरीके से या तो ज़मीन धंस गई या ऊपर उठ गई, और जिससे कि फ्लड्स आ गए, और इंडस के कोर्स में भी चेंज आ गया अर्थक्वेक की वजह से, जिससे कि हड़प्पन कल्चर का हड़प्पन कल्चर का पतन हो गया। या फिर आर्यंस ने इन्वेड कर दिया
आर्यंस जो थे वो एक अलग हम चैप्टर में पढ़ेंगे थे आर्यंस कौन थे, और उन्होंने हड़प्पन कल्चर सिविलाइजेशन वाले जो लोग थे उनके ऊपर हमला बोल दिया और वहाँ पर उन्हें सबको मार दिया, इसी वजह से इनका पतन हो गया। लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है कि किसी ने अचानक से, क्योंकि नहीं हुआ है। इसमें सबसे बड़ी बात है जो अर्थक्वेक वाली बात है या इन्वेजन की बात है, ये नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे डिक्लाइन हुई है। तो इसका मतलब या तो फर्टिलिटी वाला अकाउंट हो सकता है या फिर ये डिफॉरेस्टेशन वाला भी सही हो सकता है। ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये सही होगा, क्योंकि अचानक से कुछ नहीं हुआ वहाँ पर, धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन अपने पतन की ओर बढ़ी है। तो हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है और काफ़ी चीज़ें हमने देख ली हैं। अब इसके बाद हम जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको, जो कि अलग अलग एग्जामिनेशंस में, अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आए हैं इससे रिलेटेड, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता लग जाए कि आपको किस चीज़ में ध्यान देना है इसमें और किस चीज़ पर ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। ठीक है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करें यार। आप लोगों का आप शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तभी व्यूअर्स जब देखेंगे तभी मेरी मेहनत सफल होगी, और जब आप देखेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप कुछ कमेंट करेंगे तो भी अच्छा लगेगा। आपके मन में जो भी क्वेश्चन आता है आप पूछ सकते हैं फ्रीली। और चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।